औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना नासिर खान अपने एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आप पे ज़राई बख्शेंगे और सलाम कबूल फरमाइए। जनाब, इमरान खान के लिए जो जेल के दरवाजे तो कब खुलेंगे ये तो यकीनन अल्लाह पाक ही जानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं और उनकी चालों का शुमार कहीं नहीं हो रहा, बल्कि वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरफ हमारे लोग हैं कि वो कुर्बानियों के ऊपर कुर्बानियाँ दी जा रहे हैं और वो अक़वाम आलम को ये बता रहे हैं कि हम वो नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं। यकीनन हमारे ऊपर कुछ गैर संजीदा लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं, लेकिन ये लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आप इनको इग्नोर करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी फ़ायदा है और इसमें यकीनन पाकिस्तान की कौम का भी फ़ायदा है। तो नून लीग और मीम लीग या पी लीग या पीपल्स पार्टी, उन सब का भी फ़ायदा है। बहरहाल ये सारे जितने नाम मैंने लिए हैं ये हकीकत में वजूद रखते हों या ना रखते हों, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब एस्टेब्लिशमेंट के क्रिएट करता है, वरना उन लोगों के पास तो इतने दिमाग नहीं है इन पार्टियों के पास कि वो ऐसे नाम भी क्रिएट कर सकें। तो बस हमें ये है कि कभी जनाब प्लेट्स वाले जिनके प्लेट्स कभी गिरते थे, कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे आते थे, कभी उनको हमारे मुल्क का जानते बूझते हुए ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, तो कभी जनाब उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है, कभी उनके साथ मुआहदे किए जाते हैं, एग्रीमेंट किए जाते हैं, डील की जाती हैं और उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। यही चूहे और बिल्ली का खेल होता काफ़ी देर से होता नज़र आ रहा है। अब एक बंदा जो आके आपके सामने खड़ा हो गया तो आपने उसके साथ फिर जो किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसको एक होम्योपैथिक पार्टी मिल गई है जिसको लोग पीटीआई कहते हैं। तो इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे से अगर कोई भी बयान देते हैं वो कितना सही होता है वो उसके ऊपर कोई रायज़नी नहीं कर सकता, क्योंकि जब किसी बंदे को आप जेल में बंद कर देते हैं तो आप उसके पास आप तमाम अख्तियारात आप छीन लेते हैं। तो आप यकीनन याद रखें कि उस वक़्त उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है या कौन सी इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन करके भेजी जाती है, तो वो कोई नहीं कह सकता कि वो कितनी सच्ची है या इमरान खान का असल में बयान क्या होता है जो बाहर आके जो लोग बताते हैं कि ये इमरान खान साहब ने फरमाया है। अब उसमें कितनी सच्चाई होती है इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जी, हम आते हैं कि मज़ाकरात के डेल डोल की तरफ, बल्कि बड़े डोल की तरफ। वो एक तरफ तो वो भाईजान हैं कि जो माशाल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए, बल्कि जाना तो सब नहीं है, उनकी कब्र में तकरीबन 92 उनकी एज है, वो तकरीबन कब्र में टांगे लटकाए बैठे हैं, लेकिन अभी भी वो झूठ का साथ देने में, झूठ बोलने से बाज नहीं आते। और दूसरी तरफ खान साहब हैं, उनको जेल में डाल के लोग ये भूल जाते हैं कि जनाब वो भी एक इंसान है। बेशक वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हों, वो कितने भी आला दिमाग हों, लेकिन वो भी एक इंसान है, उनके भी जज्बात हैं, उनके भी इमोशंस हैं। तो उनको कोई एड्रेस नहीं करता, बल्कि उनकी जो होम्योपैथिक पार्टी के जो जनाब मेम्बरान हैं वो कभी उनसे मिलते हैं तो उनके साथ ऐसे मिलते हैं जैसे उनकी बारात में गए हों। सॉरी, ये वर्ड मैंने सिर्फ लाइटली यूज़ किया है, तो उम्मीद है कि पीटीआई के बहुत से दोस्त इससे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि खान साहब अपनी जगह के ऊपर एक अपनी लेगेसी को लाके खड़े हैं और उस लेगेसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और उनके मुकाबले में झूठ के पलंदे बांधने वाले भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कभी कामयाब ना हों। और फिर ये किस चीज़ के मुज़ाकरात हैं? सोचने की बात यह है, खान साहब सिर्फ दो चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जनाब जुडिशल कमीशन बना दें या जो लोग मिसिंग पर्सनस हो गए हैं उनको जनाब आप लोग बाजियाब कर लें। तो और अब खान साहब ने बहुत सी ऐसे मुतालबात जो उनके पहले उनकी तरफ से किए गए थे कि जनाब मेरा मैंडेट वापस कर दो, मेरी पार्टी को इक़्तिदार में आने दो, लेकिन अब खान साहब ने इससे भी समझे कि एक तरीके पर मबरा हो गए हैं। और खान साहब ने सिर्फ ये कहा कि अगर नून लीग ये चाहती है कि मुज़ाकरात करके वो इस मुल्क में बेहतरी लाना चाहते हैं
تو میری پارٹی کو کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ اور اب یہاں تک خان صاحب نے فرما دیا آج کہ مذاکرات ان کی کنڈیشن کے اوپر کیے جائیں، کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات صرف اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں بھی ہوتی تو آپ لوگوں کو مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، تو خان صاحب نے وہ مذاکرات بھی جاری رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو کابرین ہیں وہ خان صاحب کی رہائی میں کتنے کنٹسٹڈ ہیں یہ تو ہم سب نے 2 سال 2.5 سال میں دیکھ لیا ہے، کہ وہ بہت پہلے ایک بتایا گیا تھا کہ ایک میرے لاسٹ بلاگ میں میں نے یہ بات شیئر کی تھی کہ ان لوگوں کی عمر اس وقت تک ہے کہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے، اور جب خان صاحب باہر تشریف لے آئیں گے جیل سے تو اس وقت ان لوگوں کو اپنی جگہ کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے گا، ان کی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی۔ یہی خوف ان کو کھایا جا رہا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ جو گورنمنٹ کی لائن ہے اس کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور خان صاحب کو وہ اسی لائن میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جس کے چند دن پہلے خان صاحب نے فرمایا ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ ایک مجبور اور بے بس شخص کی کہانی ہے کہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے، اور اس کے اوپر فسطائیت ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ وہ کرمینل نہیں ہے، لیکن اس کو نہ پین دیا جاتا ہے، نہ اس کو کوئی کاغذ قلم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک جو وکلا ان سے ملنے گئے ہیں انہوں نے کہا بھائی جب ہمارے تو موبائل فون تک ہم سے واپس ہمارے موبائل فون بھی ہم سے لے لیے جاتے ہیں، بلکہ ہماری جامع تلاشی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ہم کسی سابق وزیر اعظم سے ملنے نہیں جا رہے، بلکہ ہم ایک دہشت گرد سے، ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں جس کا بہت بڑا کرمینل ریکارڈ ہو، خدا نہ خواستہ۔ لیکن وقت کا پہیہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب جناب ٹرمپ صاحب جو وہ آنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، بلکہ سمجھے آ ہی چکے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی جمہوریت کچھ اور چہرہ رکھتی ہے، اور امریکہ میں جمہوریت کسی اور چیز کا چڑیا کا نام ہے۔ تو اب چڑیا والے بابا بھی اس دن یہی بتا رہے تھے کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی، ایک ایسی ڈیل جس میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ بہت سی کنسیشنز کو بہت سی رعایا چاہتی ہے، لیکن خان صاحب ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو میری ذات کے اوپر آپ نے ظلم کیے ہیں، یا مجھے ڈنڈوں سے مارا ہے، یا میرا سر زخمی کر دیا ہے، یا مجھے آپ ہائی کورٹ سے اٹھا کے لے گئے ہیں، ان سب کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے جو نون لیگ کے ساتھ مل کے یا ایک ایسی سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کے آپ نے ایسے جرم کیے ہیں کہ جن کی پوری انسانی ہسٹری میں کہیں پہ مثال نہیں ملتی، تو وہ اس کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ اب اس میں خان صاحب اس دعوے میں کتنے سچے ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ خان صاحب اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہاں پہ میں کوٹ کرتا چلوں کہ جب جہانگیر بادشاہ نے، مغل شہنشاہ جہانگیر نے شاہ جہاں کو قید کر دیا، تو اس وقت جناب شاہ جہاں ان کے جو والد محترم تھے ان کو قید کر دیا اقتدار کے لیے، تو اس وقت ایک دن شاہ جہاں نے خواہش اظہار کی کہ میں جو میرے پوتے ہیں، شہزادے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جہانگیر نے ان کو آگے سے بلا بھیجا کہ ابھی تک آپ کے ذہن میں سے حکمرانی کرنے کی جو عادت نہیں گئی، کیونکہ ابھی آپ پوتوں سے مل کے ان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب خان صاحب اگر کل کو وزیر اعظم بن کے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن خان صاحب کی جو اس سے پہلے ہم نے حکمرانی دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، بلکہ اگر ہم اس طرف دیکھیں غریبوں کے لیے انہوں نے ایک صحت نام کارڈ کی چڑیا ہوتی تھی وہ اڑا دی، پھر انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا جو وعدہ کیا تھا ان کی بھی کنسٹرکشن شروع کرا دی، اور یہاں تک کہ جو غریب مسکین لوگ جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی ان کے لیے جناب انہوں نے پناہ گاہیں کھول دیں۔ اور تو اور خان صاحب نے ایسے کام کیے کہ جو یقیناً اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تھی، لیکن کیا کریں، انہوں نے ایک قوم کے سپہ سالار کو جو بھی ریٹائر ہو چکے ہیں جناب باجوہ صاحب، ان کو اس قوم کا زبردستی باپ بنا دیا، اور اس باپ نے پھر اپنی اولاد کے ساتھ جو کھیل کھیلا، وہ جو 6.6 سے جو ترقی جی ڈی پی ہماری آگے جا رہی تھی، ایشیا میں ہم نمبر 1 ہو گئے تھے ترقی کرتے ہوئے، وہ ایک دم ہم دھڑام سے گر پڑے۔ اور رجیم چینج میں ڈونلڈ لو کا کیا کردار ہے وہ بھی اب کسی سے ڈکا چھپا نہیں رہا،
लेकिन उसके जो हाथ थे, जो उस दस्ताने पहने हुए जो हाथ थे, वो भी अब लोगों ने पहचान लिए हैं, वो भी लोगों ने जान लिए हैं। और उनके जो नकाब पहने चेहरे थे, उनके चेहरों से भी अब यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ा नकाब उतर चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पानी है वो पुलों के नीचे से बहुत सा गुजर चुका है, और इस कौम के सामने बहुत से लोग बिल्कुल अल्फलीदा नंगे हो चुके हैं। फिर दौड़ डाला गया, इलेक्शन को मुलतवी करते करते वहाँ तक ले आए कि 8 फरवरी का इलेक्शन कराया गया, और अब खान साहब को इलेक्शन उन्होंने जेल में होते हुए उनको इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया, बल्कि काजी साहब जो है वो बल्ला भी छीन के ले गए। लेकिन वाला इल्लो मन तशा व ज़िल्ल मन तशा, अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी है, वो दुनिया का कोई शख्स हो, वो सिपा सलार हो, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो खान साहब हों, या वो मरा मुका जरदारी हो, जिसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी है उसने देखे रहना है। आज खान साहब जेल में की सलाखों के पीछे बांधे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो इक़्तिदार में रह के भी जलील हो रहे हैं। उनकी अभी भी कोई भी उनकी इज़्ज़त दुनिया में बाकी नहीं रही। बल्कि संडे के तेल बेचने वाले एक भाई जो हैं, उन्होंने चंद रोज़ पहले फरमाया कि मैं नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर उनके पास इतना अल्लाह ने पैसा दिया है और अगर इसके बावजूद उनको इज़्ज़त नहीं मिल रही तो उनको खामोश हो जाना चाहिए। ये इसमें हम क्या कहें, हम क्या ना कहें। अभी जनाब मरियम साहब का चंद रोज़ पहले जो जनाब दुबई के हुक्मरान हैं, उनसे हाथ मिलाने का जो हम स्कैंडल ही कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में हाथ मिलाने, औरतों के हाथ मिलाने को मायूब समझा जाता है। तो उनके साथ जब हाथ मिलाने की जो तस्वीर सामने आई तो उस वक़्त ये बहुत से पाकिस्तान के लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, बावजूद इसके कि जनाब मरियम साहब है उसकी कोई भी तजवीज़ पेश कर सकती हैं कि शायद वो ये कह रही हों कि मैंने तो दस्ताने पहने हुए थे। बहरहाल ये उनका काम है, वो जाने। और या फिर जो फतवे देने वाले हैं, जो हमें पहले ये बताते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, आज उसी छतर छाया के नीचे उन्होंने माशाल्लाह बेनज़ीर की गवर्नमेंट को भी बर्दाश्त किया। और वो जो कराची के जनाब फ़ुक़हा के टॉप जो है जनाब तकी के उस्मानी साहब, जनाब वो चांद देखने वाली शख्सियत, उनका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने भी जनाब अभी बिल्कुल चुप साधी हुई है, बल्कि वो बोलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इस वजह से कि जहाँ से माल मिलता है वहाँ से चाल बदल जाती है। तो बस यही हो रहा है। अब कौन सच्चा है पाकिस्तान में, कौन झूठा है, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि कौम ने हक़ को पहचान लिया है, सच को पहचान लिया है, और आगे बढ़ने का रास्ता कौम ने देख लिया है। अब देखते हैं कि ये बेल मंडे कब चढ़ती है, और आप लोगों की ज़बानबंदी के ऊपर जो ज़बानबंदी जो हुई है उसके ताले कब टूटते हैं, और आप आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते कब तलाश करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए रोज़ी तलाश करने के लिए जाके यूनान के और स्पेन के सालों के समुद्रों में नहीं डूबते, बल्कि इसी मुल्क में रह के इस मुल्क का निज़ाम ठीक करते हैं, और आगे बढ़ते हुए इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला लाते हैं, इस मुल्क की अदालतों को ठीक करते हैं, इस मुल्क के जो मुर्दा ज़मीर जो मुनसफ़ हैं उनको आप यकीनी तौर के ऊपर जगाते हैं नींद से, और उनको ये बताते हैं कि अभी हम मुर्दा नहीं रहे, हम जिंदा हैं, हम आगे बढ़ने वाली कौम हैं, हम पीछे रुकने वाले नहीं हैं। बहरहाल इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए इतना कहेंगे कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी वक्त के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में चंद ममालिक ही रह गए हैं जिनमें बर्मा सरफहरिस्त है कि जहाँ तक अभी तक फ़ौज ने जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, अच्छा या बुरा। तो हमारे मुल्क के आला दिमाग माशाल्लाह, उनके पास अल्लाह ने वो दुनिया में नंबर 1 भी हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं वो क्या चाहते हैं, हमारे मुल्क की जो है वो आवाम क्या चाहती है, हमारे मुल्क की बहनें हमारी क्या चाहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे दिल की ये ख्वाहिश है कि ये मुल्क, हमारी मिलिट्री की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हम हमेशा करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। हम खा वो PTI के लोग हों, खा वो नून लीग के लोग हों, या वो PP के लोग हों, वो यकीनन इस मुल्क के फ़ौज को बहुत चाहते हैं, लेकिन फ़ौज को भी अपने किरदार वही अदा करना चाहिए जो उनका किरदार बनता है। इसी में हम सब की फलाह है, इसी में पाकिस्तान की फलाह है, इसी में पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। क्योंकि ये लाइन जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने विड्रॉ कर दी है कि आप सब लोगों ने अपने अपने जामे में रहते हुए पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेना है।
اور اس کو کبھی توڑنا نہیں ہے، کبھی بھولنا نہیں ہے۔ اگر آپ یونیفارمڈ ہیں تو آپ کے اوپر اس ملک، اس قوم کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی حفاظت فرض ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ سویلین ہیں تو آپ کو اپنے اعلیٰ کردار سے اس پاکستان کا جھنڈا اونچا رکھنا ہے۔ یہی ہمارے قائد محترم نے فرمایا اور اسی میں ہماری سب کی فلاح ہے۔ قائد اعظم کے فرمان کے اوپر چلتے ہوئے صرف میں اتنا کہوں گا کہ مسلمان کبھی مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، انشاءاللہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وما علینا البلاغ، انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے قرآن سے کو جاتی